बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जब ऑफिस से वापस आता तो अपनी माजूर बीवी को ढेरों नोट गिनते देखकर परेशान हो जाता, क्योंकि मैं दरवाजे को बाहर से ताला लगाकर जाता था और कमरे में तो रोशनदान तक न था। फिर वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाती थी? पूछने पर कहती कि बस तुम दूसरी शादी न करना, इसीलिए तुम्हें ये सारे पैसे देती हूँ ताकि तुम खुश रहो। अब जाओ और जल्दी से बर्फ लाकर मेरे पेट की टिकोर कर दो। मैं खामोश हो जाता कि शायद ये कोई करामत है, मगर एक दिन बीवी का राज जानने के लिए बहाने से ऑफिस का बोलकर बाथरूम में छुप गया। थोड़ी देर बाद जूं ही दरवाजा खोला तो जान निकल गई। मेरा नाम काशिफ है। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ। घर में गुर्बत थी। अम्मी ने मुझे शुरू से ही इस बात का दर्स दिया था कि काशिफ, तुमने पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना है। तुमने ही इतनी तरक्की करनी है कि हम इस बोसीदा घर को छोड़कर अच्छे घर में चले जाएं। काशिफ बेटा, मैंने अपनी जिंदगी इस घर में बड़ी मुश्किल से गुजारी है। जब बारिशें होती थी तो मैं सारी सारी रात बर्तन पकड़कर खड़ी रहती थी, क्योंकि हमारी कमरों की छतें टपकती थीं। लेकिन तुम अपनी बीवी बच्चों के लिए अच्छा इंतजाम करना, उनको महरूमियों भरी जिंदगी मत देना। मैं अम्मी की बात सुनकर मुस्कुरा दिया करता था और कहता था, अम्मी, अभी तो मैं शादी की उम्र को भी नहीं पहुंचा और आपको तो मेरे बच्चों की भी फिक्र होने लगी है। अम्मी भी मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दिया करती थी और कहा करती थी, काशिफ, क्या तुम देख नहीं रहे कि वक्त किस कदर बर्क रफ्तारी से गुजर रहा है? साल अब महीने की तरह गुजर जाते हैं। और अम्मी की बात सच साबित हुई थी। यूं ही पलक झपकते ही वक्त गुजर गया था। मैंने खूब दिल लगाकर पढ़ाई की थी। खेल कूद को मैं बहुत पीछे छोड़ाया था। अल्लाह ने मेरी मोहब्बत का फल मुझे दे दिया था। उसने मुझे हर महाज में कामयाब किया था, यहाँ तक कि मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी में मुलाजमत मिल गई थी। हमारे तो दिन ही फिर गए थे। अम्मी उठते बैठते मेरा ही दम भरा करती थी। मैं भी बहुत खुश था। ये सोचकर ही दिल में गुदगुदी होने लगती थी कि मेरी एक प्यारी सी बीवी होगी, चांद से बच्चे होंगे, जिन्हें मैं दुनिया जहां की तमाम खुशियां दूंगा। एक दिन अम्मी मुझसे कहने लगी, काशिफ, अब तुम्हें अच्छी मुलाजमत तो मिल गई है, तुम एक प्यारा सा घर भी बना लो तो मैं तुम्हारी शादी कर दूं। मैं भी चाहती हूँ कि अपने पोते पोतियों को देख कर ही मरूं। मैं नाराज हो गया और बोला, अम्मी, आप मरने की बात हरगिज मत करें। अभी तो हमने बहुत सी खुशियां मिलकर देखनी है। मैंने मजीद मेहनत की, बैंक से लोन भी ले लिया और एक पोश इलाके में घर ले लिया था। मेरा घर बहुत ज्यादा खूबसूरत था। मेरी वालदा बेइंतहा खुश हो गई थी। खैर, हम नए घर में शिफ्ट हो गए तो अम्मी ने मुझसे कह दिया था कि अब तुम्हारे लिए लड़की ढूंढना चाहती हूँ। अगर तुम्हें कोई पसंद है तो अभी से बता दो। ये ना हो कि मैं भी लड़की को पसंद कराऊं और फिर तुम मुझसे कहने लगो कि शादी तो मैं अपनी मर्जी से करूंगा। मैं मुस्कुरा दिया और बोला, अम्मी, आपकी तरबियत हमेशा मेरे साथ ही रही। मेरे दिल में ये जुनून था कि मैंने कुछ बनकर दिखाना है, इसलिए प्यार मोहब्बत के चक्रों में ही नहीं पड़ा। शादी तो मैं आपकी पसंद से कर लूंगा, मगर आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि मेरे लिए ऐसी लड़की तलाश कीजिएगा जिसे देखकर मेरा दिल खुश हो जाया करे। अम्मी मेरी फरमाइश सुनकर हंस दी थी। वो कहने लगी, हाँ हाँ, तुम फिक्र न करो, मैं अपने बेटे के लिए हूर सी हसीन लड़की ब्याह कर लाऊंगी। अब अम्मी हर रोज घर से निकल जाया करती थी। वो जगह जगह मेरे लिए रिश्ते तलाश कर रही थी। एक रात जब हम तीनों मिलकर रात का खाना खाकर फारिग हुए तो अम्मी कहने लगी, काशिफ, मैंने तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर ली है। मुझे 100% यकीन है कि तुम मेरी पसंद को देखते ही खुश हो जाओगे। मैं बोला, अम्मी, अगर ऐसी ही बात है तो मुझे लड़की की तस्वीर दिखा दें। अम्मी उठकर कमरे में चली गई थी। उन्होंने लड़की की तस्वीर मेरे सामने कर दी थी। मैं तो सच में अम्मी की पसंद को दाद दिए बिना न रह सका था। वो लड़की बहुत हसीन थी। मैं बोला, अम्मी, मुझे ये लड़की पसंद आ गई है। अम्मी ने खुशी खुशी वो तस्वीर मुझसे लेकर अब्बू की जानिब बढ़ा दी थी। अम्मी कहने लगी, आप भी अपनी होने वाली बहू को देख लें। अब्बू ने तस्वीर पकड़कर जमीन पर फेंक दी थी। वो कहने लगे, तुम मुझसे पूछे बिना क्यों लड़कियां देखती फिर रही हो? मैंने तो काशिफ के लिए लड़की पसंद की हुई है। हम दोनों हैरान हुए थे। अम्मी कहने लगी, कौन सी लड़की, और आपने पहले मुझसे ये सब क्यों न कहा? अब्बू कहने लगे, मैं काशिफ की कामयाबी का मुंतजर था। मैं चाहता था कि एक बार मेरा बेटा कामयाब हो जाए तो फिर इससे अपनी पसंद भी कह दूंगा। अम्मी बोली, अच्छा बताएं तो, आपने कौन सी लड़की पसंद की है? अब्बू ने जिस लड़की का नाम लिया था वो सुनकर तो मुझ पर कयामत ही बीत गई थी। अब्बू बोले, मैंने अपनी बहन की बेटी हिना पसंद कर रखी है अपने काशिफ के लिए। बस इतना ही नहीं, बल्कि मैंने तो अपनी बहन से काशिफ का रिश्ता भी मांगा हुआ है। अम्मी एकदम से तड़प गई थी। वो कहने लगी, क्या हो गया है अजमल आपको? भरी दुनिया में मेरे इकलौते बेटे के लिए आपको वो अपाहज लड़की ही मिली थी क्या? अम्मी की बात सुनकर अब्बू सख्त गुस्से में आ गए थे। अब्बू बोले, अपनी बकवास बंद करो। क्या हुआ अगर वो माजूर है तो इंसान ना, बल्कि वो तो अल्लाह के हुजूर हम सबसे बढ़कर इज्जत वाली होगी। अम्मी भी जलकर कहने लगी, अजमल साहब, मेरा इकलौता बेटा है, इससे ही हमारी नस्ल आगे बढ़ेगी। क्यों आप एक ऐसी माजूर लड़की को घर लाना चाहते हैं जो फकत बिस्तर तक ही महदूद रहेगी? हाँ, जहाँ तक इलाज की बात है
तो मेरा बेटा बहन समझकर उसका इलाज करवाया करेगा, मगर ये शादी मैं किसी सूरत नहीं होने दूंगी। इतना कहकर अम्मी उठकर अपने कमरे में चली गई थी। उनके जाते ही मैं भी उठ गया था, क्योंकि मुझे उस वक्त अब्बू पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। सारी रात में यूं ही चलता कुड़ता रहा था। खैर, सुबह ऑफिस जाने से पहले मैं अम्मी के पास किचन में गया। वो मेरा नाश्ता तैयार कर रही थी। मैं बोला, अम्मी, आप जाकर उस लड़की का रिश्ता मेरे लिए मांग लें जिसकी तस्वीर आपने मुझे दिखाई थी। और हाँ, अब्बू को भी अच्छी तरह ये बात समझा दें कि वो मेरे सामने दोबारा कभी हिना का नाम ना ले। इतना कहकर मैं नाश्ता किए बिना ही घर से निकल गया था। ऑफिस में भी बहुत डिस्टर्ब रहा था। मुझे तो अब्बू की बात हजम ही नहीं हो रही थी। वो ये बात करने से पहले अपने हवास में तो थे ना। मैंने अपना सर झटक दिया और सोचा कि आज अम्मी अब्बू को अच्छी तरह समझा देंगी और फिर हमारे घर से ये किस्सा ही खत्म हो जाएगा। शाम में जब मैं घर गया तो अम्मी सहन में बैठी सब्जी काट रही थी। मैं उनके पास जाकर बैठ गया और बोला, अम्मी, आप मेरे लिए रिश्ता मांगने गई थी क्या? अम्मी ने नफी में सर हिला दिया था। उनकी आंखें सुर्ख थी। शायद वो मेरे आने से पहले रोती रही थी। मेरे माथे पर बल पड़ गए थे। मैं बोला, क्यों अम्मी, ऐसी कौन सी मसरूफियत थी आपकी जिसकी वजह से आप मेरा ये काम नहीं कर पाई? अम्मी कहने लगी, तुम्हारे अब्बू ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने घर से पाँव भी निकाला तो वो मेरे साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आएंगे। बेटा, मैं डर गई थी, इसीलिए घर से बाहर नहीं निकली। मैं बोला, अम्मी, वजह क्या थी? अम्मी ने ठंडी आह भरी और कहने लगी, वजह तुम्हारी फुप्पो के अलावा और क्या हो सकती है भला? तुम्हारी फुप्पो चाहती है कि वो अपनी माजूर बेटी तुम्हारे गले का हार बना दे। मैं चलकर बोला, नहीं अम्मी, इस दफा मैं उनकी चलने नहीं दूंगा। आपको याद ही होगा ना कि फुप्पो ने किस तरह हमारी सारी जिंदगी खराब कर रखी हुई थी। अब्बू शुरू से ही फुप्पो की उंगलियों के इशारे पर नाचा करते थे। अब्बू अपनी किरियाने की दुकान से जो कुछ भी कमा कर लाते वो फुप्पो को दे आया करते थे, जबकि हमारे घर में कितनी गुर्बत थी। अम्मी, आपको तो याद ही होगा कि मैं बचपन में गोश्त का कितना शौकीन था, मगर अब्बू कभी भी हमारे लिए गोश्त नहीं लाते थे। वो फुप्पो के यहाँ गोश्त ले जाया करते थे और फिर कितनी बार फुप्पो के कहने में आकर अब्बू ने आपको मारा भी था। एक बार तो आपका सर फट गया था और कितना खून निकला था ना। तब से ही मुझे फुप्पो से शदीद नफरत है। मैं तो फुप्पो का नाम भी नहीं सुनना चाहता। उनकी बेटी से शादी करना तो बहुत दूर की बात है। अम्मी की आंखें भीग गई थी। वो कहने लगी, काशिफ बेटा, मैं कुछ भी नहीं भूली। ये सब बातें तो तुम्हारे सामने की हैं। तुम्हें वो सब नहीं मालूम जो मुझ पर तुम्हारी फुप्पो की वजह से बीता था। तुम्हें इल्म भी नहीं है कि मेरी कोई और औलाद मेरी ना हो सकी। तुम 1 साल के थे जब मैं फिर से उम्मीद से हो गई थी। तुम्हारी फुप्पो ने तुम्हारे अब्बू को मेरी झूठी शिकायत लगा दी थी, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे बहुत मारा था। मेरा हमल भी जाया हो गया था और डॉक्टर ने मुझसे ये भी कह दिया था कि मैं अब दोबारा कभी मां नहीं बन पाऊंगी। उसके बाद तुम्हारी फुप्पो ने बड़ी कोशिश की कि वो तुम्हारे अब्बू की दूसरी शादी करा दे, मगर उन्हें किसी ने रिश्ता ही नहीं दिया था। ये सब बातें सुनकर मैं मजीद तैश में आ गया था। मैं बोला, अम्मी, आप फिक्र न करें, आज मैं अब्बू से 2 टोक बात करूंगा और फिर आप मेरा रिश्ता उस लड़की के घर ले जाएं जिसकी आपने मुझे तस्वीर दिखाई थी। मैंने इतनी मेहनत इसलिए तो नहीं की थी ना कि उस औरत की बेटी को ऐशो इशरत दे सकूं जिस औरत ने हमेशा हमें तंग किया। रात हुई तो अब्बू भी घर आ गए थे। मैं बोला, अब्बू, अम्मी ने मुझे बताया कि आपने इन्हें मेरा रिश्ता लेने के लिए जाने नहीं दिया था। क्या माजरा था? आपने ऐसा क्यों किया? अब्बू के माथे पर बल पड़ गए थे। वो कहने लगे, तुम्हें कल बताया था ना कि मैं तुम्हारा रिश्ता हिना के लिए मांग चुका हूं। मैं बोला, जी अब्बू, आपने मुझे बताया था, मगर आज मैं आपको साफ अल्फाज में बता देता हूँ कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मैं आपकी बहन की बेटी से शादी करने पर रजामंद नहीं हूँ। अब्बू गुस्से से फुनकारने लगे थे। वो बोले, क्या वजह है? मैं हंस दिया था कि अब्बू की बात पर फकत हंसा ही जा सकता था। मैं बोला, अब्बू, कल आप अपनी बहन के घर जाइएगा, फिर हिना के सरापे को गौर से देखिएगा, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। अब्बू बोले, बकवास बंद करो अपनी, 4 जमाते क्या पड़ गए हो? तुम फलसफा ही बोलने लग गए हो। मैं तुम्हें आज साफ साफ बता रहा हूँ कि तुम्हारी शादी हिना से ही होगी, और ये बात तुम जितनी जल्दी हो सके समझ जाओ तो अच्छा है। मैं हंस दिया था और बोला, अब्बू, अब मैं छोटा सा काशिफ नहीं रहा जो आपके इशारों पर नाचता फिरूं। आपकी जिद बेजा है। मैं अपने लिए ऐसा शरीक हयात नहीं चुन सकता जो उम्र भर मुझ पर बोझ बनकर रहे। खुशी तो खैर बहुत दूर की बात है। अब्बू बोले, काशिफ, खूब अच्छी तरह से सोच लो, समझ लो, फिर फैसला करना। तुम अपनी माँ को इस उम्र में तलाक दिलवाना चाहते हो या फिर हिना से शादी करना चाहते हो? अगर तुमने इस शादी से इनकार कर दिया तो मैं तुम्हारी माँ को तलाक दे दूंगा। अब्बू की बात सुनकर मैं तो सकते में ही आ गया था। अम्मी भी ये सब बातें सुन रही थी। वो तो फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं कुछ कहे बिना ही अपने कमरे में आ गया था। आज मुझे फुप्पो से ज्यादा नफरत अब्बू से हो रही थी। अब्बू को इल्म था कि मुझे सिर्फ अम्मी के नाम पर ही ब्लैकमेल किया जा सकता है। शायद इसी वजह से
अब्बू ने इस चीज का भरपूर फायदा उठाया था। अब अब्बू हर रोज मेरे सामने तलाक की बातें करने लगे थे। एक दिन मैं काम से वापस आया तो अम्मी को बेहोश पाया था। मैं बहुत खौफजदा हो गया था। बड़ी मुश्किल से अम्मी को उठाकर अस्पताल लेकर गया था। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मरीजा का शुगर लेवल इस कदर हाई हो चुका है कि इन्हें फालिज का अटैक भी हो सकता था और ये अपनी जान से भी हाथ धो सकती थी। जिस कदर मुमकिन हो सके मरीजा को टेंशन से दूर रखें। अम्मी कुछ दिन अस्पताल में ही दाखिल रही थी, जबकि मेरा कलेजा अंदर से छलनी हो रहा था। मेरी वालदा उम्र के इस हिस्से में तलाक से डर रही थी। ये भी तो फुप्पो की वजह से ही हुआ था। फुप्पो ने अभी तक मेरी अम्मी का जीना हराम किया हुआ था और अब मैं बहुत ज्यादा मुश्किल हालात में फंस चुका था। एक तरफ मेरी अम्मी की जान थी और दूसरी तरफ अब्बू की जिद। मैंने हमेशा की तरह आज भी अम्मी के खातिर हथियार डाल दिए थे और अब्बू से कह दिया था कि मैं हिना से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये बात जब अम्मी को पता चली तो वो फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, काशिफ तुम मर जाने तो मुझे, वैसे भी मैं अब इतनी जिंदगी तो गुजार चुकी हूँ कि जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं रहा, मगर तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी खराब मत करो। तुम उस लड़की के साथ कैसे जिंदगी बसर करोगे जो तुम्हें खुशी देने के भी काबिल नहीं है। मैं बोला, अम्मी आप फिक्र न करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फुप्पो को ये आखिरी बाजी जीत लेने दें। अम्मी बहुत ज्यादा गमज़दा सी रहती थी। उन्हें यह गम अंदर ही अंदर से खाया जा रहा था कि उनकी वजह से मैं इस फैसले पर मजबूर हो गया हूँ। खैर, 1 महीने के अंदर अंदर हिना मेरी दुल्हन बनकर मेरे घर में मौजूद थी। मेरा दिल बेइंतहा उदास था। लोग किस तरह शादी की रात खुश होते हैं, हर एक मैं। मेरा तो कमरे में जाने को भी दिल नहीं कर रहा था। खैर, बड़ी मजबूरी के तहत मैं अपने कमरे में चला गया था। सामने ही बेड पर हीरा विराजमान थी। ये देखकर तो मुझे हंसी ही आ गई थी कि वो घूंघट ओढ़कर बैठी थी। मैं करख लहजे में बोला, तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे ये शादी अपनी मर्जी से नहीं की, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अब्बू के मजबूर करने पर की है। वैसे हिना, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी माँ की प्लानिंग को। वो बड़ी शातिर दिमाग साबित हुई है। खानदान के सबसे होनहार लड़के के सर वो अपनी अपाहज बेटी को थूकने में कामयाब हो ही गई। इतना कहकर मैं बिस्तर पर सोने के लिए लेट गया था, मगर मेरा दिल अंदर ही अंदर से चल रहा था। मुझे नींद क्या खाक आनी थी। ऊपर से हिना के सिसकने की आवाज ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। वो सारी रात आंसू बहाती रही थी। सुबह मैं बहुत ही बेजार सा उठा था। हिना की आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। मैं उसका चेहरा देखकर बोला, हिना, मैं तुम्हें बहुत जल्द तलाक देकर अपने घर से निकाल दूंगा, बस उस वक्त का इंतजार करो तुम। इतना कहकर मैं अपने कमरे से बाहर आ गया था। बाहर का मंजर बड़ा अजीब था। मेरी अम्मी अपना सामान पैक करके बैठी हुई थी। मैं जल्दी से आगे बढ़ा और बोला, अम्मी ये सब क्या है? अम्मी कहने लगी, बेटा मैं अपने पुराने घर वापस जा रही हूँ, तुम्हारी इस कोठी में मेरा दिल नहीं लगता। मैं बोला, अम्मी पहले तो आप बहुत खुश थी, अब आपको क्या हो गया है? अम्मी की आंखें भीग गई थी। वो कहने लगी, मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। मुझे पुराना मोहल्ला, पुराने लोग बहुत याद आ रहे हैं। मैं अम्मी को रोकता ही रह गया था, मगर अम्मी मेरे घर से चली गई थी। मैं जानता था ये सब सिर्फ और सिर्फ हिना की वजह से हुआ था। मैं अब्बू से बोला, अब्बू आप भी अम्मी के पीछे जाएं, वो उस घर में तन्हा नहीं रह सकती। अब्बू के माथे पर बल पड़ गए थे। वो कहने लगे, तो तुम मुझे अपने घर से निकाल रहे हो? मैं बोला, अब्बू मेरी इतनी मजाल कहाँ है, मैं तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरी अम्मी को इस उम्र में तन्हा मत छोड़ें। वैसे भी उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। अब्बू भी मेरे घर से चले गए थे। अब मैं था और मेरी अनचाही बीवी। मेरे घर में काम वाली औरत तो पहले से ही थी, इसीलिए मुझे ज्यादा तंगी नहीं हुई थी। जबकि मैं तो अपनी शादी के अगले ही दिन काम पर जाने लगा था और मैं मुलाजिम से कहकर जाया करता था कि वो हिना का ख्याल रखे। मगर फिर यूं हुआ कि मुलाजमों के शौहर का अचानक इंतकाल हो गया। वो पक्की पक्की छुट्टी पर चली गई थी। मैं अब परेशान था कि इस मासूर बीवी को किसके पास छोड़कर जाया करूंगा। मैंने यही बात हिना के सामने भी कर दी थी। मैं बोला, जब से मैंने ये शादी की है मैं तो अजाब में ही फंस गया हूँ। लोगों की बीवियां घर बार संभालती हैं, जबकि मुझे अपनी बीवी के लिए पहरेदार की जरूरत है जो इसका ख्याल रख सके। हिना तड़प गई और बोली, नहीं काशिफ, ऐसी बात नहीं है, मैं घर में तन्हा भी रह सकती हूँ। हाँ यासर, मेरी मजबूरी है कि मैं कमरे से बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए आप घर को बाहर से ताला लगा कर जाया करें और कुछ खाने पीने का सामान मेरे कमरे में छोड़ जाया करें। मैं हिना की बात सुनकर पुरसुकून हो गया था। मैं बोला, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। अगले दिन ऑफिस जाने से पहले ही मैं फ्रूट वगैरह हिना के पास पड़े मेज पर रख गया था। वो कहने लगी, इस कमरे को भी बाहर से लॉक कर दे। मैंने उसकी ये बात भी मान ली थी। मैं ऑफिस में आ गया था। सारा दिन काम किया। वापसी पर बाजार से ही खाना लिया और घर चला गया। मैंने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो ये देखकर मैं हैरान रह गया कि मेरी बीवी ने हाथ में हजार हजार के बहुत से नोट पकड़े हुए थे जिन्हें वो गिन रही थी। मैं बोला, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? वो कहने लगी,
आपके नसीब के ही है, आप ये पैसे ले लें, मगर मुझे तलाक मत दीजिएगा। मैं हैरान हुआ और शशोपंज में मुब्तला हो गया कि मुझे ये पैसे लेने चाहिए या नहीं। फिर मैंने सोचा कि चलो ये पैसे ले लेता हूँ। मैंने पैसे पकड़ लिए। जब गिने तो ये देखकर हैरान रह गया कि वो पैसे तो मेरे महीने भर की तनख्वाह से भी ज्यादा थे। मैं हैरत से हिना को देखने लगा तो वो बोली, आप प्लीज जल्दी से बर्फ लाकर मेरे पेट की टिकोर कर दें, मेरी बड़ी मजबूरी है। आज से पहले तो हिना ने कभी मुझसे ऐसा काम नहीं कहा था। मैं कुछ ना बोला और सोचा कि शायद बेचारी को तकलीफ हो, वो खुद तो उठ बैठ नहीं सकती थी। इसीलिए मैं बर्फ ले आया और उसके पेट की टिकोर कर दी। मैं समझा था कि शायद ये मामला यहीं पर खत्म हो जाएगा, मगर अगले दिन जब मैं ऑफिस से वापस आया तो हिना ने हाथ में फिर से बहुत से नोट पकड़े हुए थे। आज भी उसने सारे पैसे मुझे थमा दिए और बोली, खुदा रहा काशिफ, मुझे तलाक मत दीजिएगा। मैंने पैसे गिने तो कल से भी ज्यादा थे। मैं बोला, हिना, मुझे ये बताओ कि तुम घर में अकेली होती हो, कोई आता जाता भी नहीं है इस कमरे में जहां तुम रहती हो, यहाँ तो कोई रोशनदान भी नहीं है, फिर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं? वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी और फिर से बोली, आपके नसीब के हैं। थोड़ी देर बाद कहने लगी, आप बर्फ ले आए और मेरे पेट की टिकोर कर दें। मैंने आज भी हिना की बात मान ली थी। मैं ये सोच सोच कर उलझ जरूर गया था कि ये सब क्या हो रहा है, मगर मैं चुप ही रहता था। अब तो ये सिलसिला चल निकला था। मैं बैठे बिठाए मालामाल हो गया था। अब तो ऑफिस में भी मुझे हिना का ख्याल रहता था कि न जाने वो क्या कर रही होगी, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं। और ये सब बातें सोचकर मैं वापस अपने घर चला जाता था। अब तो 1 हफ्ते से भी ज्यादा वक्त हो गया था। मैं अम्मी से भी मिलने नहीं जा पाया था। सच कहूं तो वो औरत जिससे मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत थी, मैं अब उसको भूल बैठा था। मुझे याद रहती तो फकत हिना। मैं आज भी घर गया तो उसने मुझे ढेरों पैसे थमा दिए थे। फिर मैं हिना के कहने पर बर्फ के साथ उसके पेट की टिकोर करने लगा और फिर मैंने अपने हाथों से हिना को खाना खिलाया था। खाना खिलाकर मैं अपने कमरे से बाहर आया तो मेरा फोन बजने लगा था। नंबर देखा तो अम्मी का था। अम्मी का नाम पढ़कर अचानक से मेरा दिल डूब गया था। मैंने जल्दी से फोन उठा लिया था। अम्मी के रोने की आवाज उभरी थी। वो कहने लगी, तो मेरा बेटा मुझे भूल गया ना? तुम भी अपने बाप जैसे ही निकले हो काशिफ। तुम भी आखिर अपनी फुप्पो की उस बेटी के हाथों में खिलौना बन ही गए हो। मैं बोला, नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मी बोली, तो फिर मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मैं बहाने बनाने लगा कि मैं मसरूफ था। मैंने कहा कि कल जरूर आऊंगा आपसे मिलने। अम्मी बोली, नहीं, अभी तुम मेरे पास ना आना, पहले ये मालूम करो कि तुम्हारी बीवी क्या कर रही है। अम्मी की बात सुनकर मैं चौंक गया था। इससे पहले कि मैं कोई और सवाल पूछता, अम्मी ने फोन बंद कर दिया था। मैं हैरान था कि अम्मी को कैसे मालूम हो गया कि मेरी बीवी कुछ कर रही है। अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे गहरी नींद से झंझोड़ कर उठा डाला हो। मैंने सोच लिया था कि अपनी बीवी का राज हर हाल में जानकर रहूंगा। मैं सारी रात प्लानिंग करता रहा कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि सब कुछ खुलकर मेरे सामने आ जाए। सुबह मैं अपनी बीवी से बोला कि मैं ऑफिस जा रहा हूं, जबकि मैं खुद जाकर बाथरूम में छुप गया था। हिना यही समझी कि मैं ऑफिस चला गया हूं। 2-3 घंटे यूं ही गुजर गए थे। तब अचानक से मेरी बीवी के कमरे का दरवाजा खुला था। मैं चौंक गया था कि आखिर इस वक्त मेरे घर में कौन दाखिल हो गया है, जबकि मैंने अपने पड़ोसी से कहकर अपनी बीवी के कमरे को भी ताला लगवा दिया था और उस मेन गेट को भी, जिसे ऑफिस जाने से पहले मैं ताला लगाकर जाया करता था। फिर मेरे कानों में जो आवाज पड़ी थी उसे सुनकर मैं हैरान हो गया था। ये किसी और की आवाज नहीं बल्कि मेरे अब्बू की थी। मैंने दरवाजे की दराज से देखा तो वो हिना को 1000-1000 के नोट थमा रहे थे। फिर कहने लगे, बेटी, तुम्हारी अम्मी ने जो बर्फ भिजवाई है वो मैंने फ्रिज में रख दी है, लाजमी अपने पेट की टिकोर करवा लेना। मैं तो हैरत ज़दा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। इसलिए मैंने जल्दी से बाथरूम का दरवाजा खोला और बाहर आ गया। मेरे अब्बू और हिना मुझे देखकर सख्त खौफजदा हो गए थे। मैं बोला, अब्बू, मेरे घर में तो बाहर से ताला लगा हुआ है, फिर आप अंदर कैसे आ गए? अब्बू बेतहाशा नादिम हो चुके थे। वो कहने लगे, मेरे पास इस घर की एक्स्ट्रा चाबी मौजूद है। जब मैं घर से जाने लगा था तो वो मुझे हिना ने दे दी थी। मैंने सर हिला दिया और बोला, आपके पास ये पैसे कहाँ से आए? अब्बू जवाब दिए बगैर ही जाने लगे। तो मैं बोला, मैं हिना को भी तलाक दे दूंगा, मुझे सब कुछ सच सच बता दें। अब्बू बोले, मैंने अपना पुराना घर फरोख्त कर दिया है। बाची ने कहा था कि मैं हर रोज इतने पैसे लाकर हिना के हाथ पर रख दिया करूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने अब्बू की जानिब बड़े दुख से देखा था। वो खुद सोचने समझने की सलाहियत से जैसे महरूम हो चुके थे। फिर मैंने हिना की तरफ मुँह किया और बोला, तुम मुझे बताओ, तुम्हारी अम्मी बर्फ क्यों भेजती थी और तुम मुझसे ही क्यों टिकोर करवाया करती थी? हिना का रंग सर्द पड़ गया था। वो बोली, मेरे पेट में दर्द। मैं बोला, चुप, अभी के अभी चुप। खबरदार जो तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे सब कुछ सच सच बता दो, नहीं तो ये तलाक बिल्कुल पक्की है। हिना रोने लगी थी। वो बोली, अम्मी चाहती थी कि मेरा घर ना उजड़े, इसलिए उन्होंने काले जादू का सहारा लिया था
अम्मी ने इस पानी पर काला जादू करवाया हुआ था ताकि आप मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएं और आपको मेरे अलावा कुछ सुझाव ही न दे। अम्मी उस पानी की बर्फ बनाकर भेज दिया करती थी जिससे आप मेरे पेट की टिकोर कर दिया करते थे। अब मैं सारा माजरा समझ चुका था। ये इसी काले जादू का कमाल था जिसकी वजह से मुझे हिना के अलावा कुछ याद ही नहीं रहता था। हिना की वालदा मुझे तबाह करके अपनी बेटी तक महदूद रखना चाहती थी। वो मेरी जवानी को यूं ही जाया कर देना चाहती थी। लेकिन आज मुझ में इतनी हिम्मत आ गई थी कि मैंने अपने हर डर को शिकस्त दे दी और हिना को तलाक देकर घर से निकाल दिया था। अब वो गुस्से से कहने लगे कि मैं तुम्हारी माँ को भी तलाक दे दूंगा। मैं बोला, एक बार नहीं 100 बार दें, फिर देखता हूँ कि कौन संभालता है आपको। मैं उसी वक्त जाकर अम्मी को अपने घर ले आया था। अम्मी को जब इस बात का इल्म हुआ कि मैंने हिना को तलाक दे दी है तो वो बहुत खुश हो गई थी। फिर अम्मी ने मेरे लिए उस लड़की का रिश्ता मांग लिया था जो उन्होंने मेरे लिए पसंद की थी। मेरी शादी अनीला से हो गई थी। मैं बेइंतहा खुश था, मगर कभी कभार मैं खुद पर कंट्रोल खो देता हूँ। मुझे अजीब अजीब चीजें नजर आने लगी हैं। अब मैं अक्सर बीमार भी रहने लगा था। अम्मी मुझे एक पीर साहब के पास ले गई थी। उन्होंने बताया कि मुझ पर काले जादू के वार चल रहे हैं। उन्होंने मेरे लिए हल निकालना शुरू कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। आपसे भी दुआ की गुजारिश है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।